सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं सौरभ, मिस्टर सौरभ। और ये अभी एनटीपीसी में इनका सिलेक्शन हुआ है थ्रू द गेट एग्जाम। सो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अभी आपकी एनटीपीसी में कहाँ पोस्टिंग हुई है? फर्क का सर, इनिशियल ट्रेनिंग है यहाँ पे, पोस्टिंग तो बाद में। ओके, और कितना टाइम हुआ है ज्वाइन करे हुए? 1 वीक सर। अच्छा, 1 वीक ही हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा है सर। अच्छा। तो आपने हमारे साथ में मेडिसी के साथ में एनरोल किया था गेट और ईएससी बैच एनरोल करा था 23-24 के अंदर। और सुल्तानपुर हाँ बैच के अंदर आप रहे थे, डी बैच के अंदर स्पेशली। और हाँ। गेट ट्वेंटी एक ट्वेंटी सबमिट फाइव करने के बाद। हाँ, गेट 2025 आपने क्लियर करा। ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका सिलेक्शन हुआ एनटीपीसी के अंदर। तो पहले तो मैं ये पूछना हाँ चाहूंगा कि बता। गेट में आपकी रैंक कितनी आई थी और आपने कैसे प्रिपरेशन करी कि जिससे आगे फ्यूचर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरह से प्रिपरेशन कर सकें। मैं डीसी ज्वाइन करने से पहले 2023 का गेट लिखा था सेल्फ करके। हम्म। उसमें 20 मार्क्स आए थे जो कि गेट क्वालिफाई भी नहीं था। उसके हम्म। बाद मेडिजी ज्वाइन कर ली। और मेडिजी ज्वाइन करने के बाद ऑफलाइन ज्वाइन की थी कि हम्म। मुझे वो प्रेफरेबल लगा था। और उसके बाद मैंने 24 लिखा गेट, और उसमें 36 मार्क्स आए थे। अराउंड रैंक 4500, मतलब 4500 के आसपास रैंक थी उस टाइम पे। तो उससे तो एनआईटी मिल सकता था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो और मतलब सेल्फ वगैरह करके फिर 2025 का गेट देके 496 रैंक्स, मतलब अराउंड 500 के आसपास रैंक आई। वेरी गुड। तो आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। मतलब पहले आपका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर दूसरी बार आपकी 4,000 रैंक आई, एंड तीसरी बार आपकी रैंक 500 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, एंड यू आर सिलेक्टेड। सो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। आई थिंक आपने भी अपने दोस्तों के साथ देखा होगा कि काफी सारे लोगों का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा या मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, एंड देन दे गेट डीमोटिवेटेड और उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। तो आपने ये मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखा बेसिकली, क्योंकि ये बड़ा टफ है अभी तो। आज आज तो काफी अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि सिलेक्शन हो जाता है। पर जब तक हमें पता नहीं होता कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है डेफिनेटली। तो उस चीज को ओवरकम कैसे करके रखा? तो वो वही है सर कि बेकार तो लगता है बहुत, मतलब इतना करके हम्म। भी नहीं आ रहा है। तो मैं हम्म। स्टार्टिंग में मतलब करना चाहिए था, उस डायरेक्शन में नहीं किया। और हम्म। बाद में जो आप सेशंस लेते थे ना, हम्म। आप जो तो उस सेशन बहुत हेल्प किए। जो मतलब टेलीग्राम पे लेते हो आप सेशंस हम्म। वगैरह, वो सेशन बहुत हेल्प किए लास्ट के टाइम पे। और हम्म। उसी से मतलब एक हो गया। ओके। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनकी कट ऑफ भी नहीं निकली है, और आप ही वो स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक 500 आई है। तो हाँ सर। आपको क्या मिस्टेक्स लगी, या क्या इस कैसे आपने इम्प्रूवमेंट करा, कैसे आप अपनी वीकनेस फाइंड आउट करें? क्योंकि यही एक मेजर प्रॉब्लम है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ, तैयारी करते हैं बट वो अपनी वीकनेस को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। या कैसे आपने अपनी चीजों को मैनेज करा बेसिकली? एक कट ऑफ भी नहीं निकली और उससे आप टॉप 500 के अंदर रैंक में हैं, तो ये जर्नी कैसे आपने करी? गेट जब मतलब 24 का प्रिपरेशन क्लासेस के साथ कर रहा था, तब क्लासेस हुई थी। लेकिन हम्म। उतना मतलब जो भी मतलब सब बोलते, टॉपर्स तो बोलते हैं, सारे बोलते हैं रिवीजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब जो भी एक प्रोसेस है करेक्ट। बराबर करेक्ट। फॉलो होना चाहिए था उस टाइम पे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मतलब ऐसे अगर ट्राई करोगे तो दिवाली तक आपका प्रिपरेशन, मतलब जो भी है कोचिंग या क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, वैसे देखा जाए तो 2-3 महीने मिल जाने चाहिए आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है उसके लिए। मतलब मेरे तो दिवाली तक हो गए थे खत्म, लेकिन उस टाइम पे मैंने उतना अच्छे से नहीं कर पाया रिवीजन भी, और टेस्ट सीरीज भी नहीं दे पाया था उतना अच्छे से। जो कि बाद वाले मतलब जो 25 के गेट से आया है उसमें वो कर पाया पूरे से। वही मतलब एक चीज है कि टेस्ट सीरीज अच्छे से दी है बाद में। और उसका एनालिसिस क्या, मतलब मैं टेस्ट भी देता था ना फुल लेंथ। तो 3 घंटे का टेस्ट होने के बाद 2 से 3 घंटे एनालिसिस भी करता था उसको। जो भी क्वेश्चंस वो सही आए हो या गलत आए हो, सही का एनालिसिस इसलिए करना है कि वो मतलब कम टाइम में कैसे कर कुछ शॉर्टकट्स मिल जाए उसके लिए करेक्ट। कुछ। और गलत का भी तो करना ही है एनालिसिस। हम्म। एनालिसिस पे बहुत टाइम दिया था सर। और पीवाईक्यू तो वो तो मतलब मेन वेपन है सर। मेन वेपन है। तो आपने वो कितनी बार रिपीट करे और कितने साल की पीवाई क्यों करे आपने? मतलब ऐसा कुछ नहीं, जो भी बुक है ना, जहां तक मुझे लगता था कि जाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ओके। 10, 15, 20 वगैरह, जहां ओके। मतलब 2010 तक तो मतलब मैंने लगा लिए तो थे सारे मतलब परीक्षा। 2010 तक के कम से कम 15 साल के तो आपने करे ही करे। हाँ ओके। लगभग। तो ये गेट के पीवाई क्यों करे मेडीसी की बुकलेट से? और हाँ आपने क्लास के नोट्स पढ़े होंगे पूरे कंप्लीट हाँ, करे क्लास होंगे। नोट से मतलब वही उसी टाइम पे। सो एक मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हम नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आपने भी 23-24 में जब ज्वाइन किया था, तो ये डाउट रहता होगा कि सर किसी एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कैसे करें, हमें ये समझ नहीं आ रहा। हमें ठीक है, पढ़ने का भी टाइम है और हम चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा कि मेहनत किस डायरेक्शन में करें। तो आपका क्या प्रोसीजर था? जैसे सपोज कोई आपने एक सब्जेक्ट लिया,
क्लास में चल रहा है आपका, तो आप क्या तो क्या करते थे उसके उसके बारे में? मतलब मैं उसे मतलब टाइप में डिवाइड करना चाहूंगा। जब ओके। क्लास कर रहे हो, हाँ जब जी। क्लास कर रहे हो तो उसके बाद आपको आने के बाद थोड़ा उसका रिवाइज करना है। हम्म। रिवाइज करने के बाद फिर आपको उसके रिलेटेड पीवाईक्यू बाद में लगा सकते हो। ओके। मतलब टॉपिक चल रहा है तो उसके साथ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पता ठीक नहीं है। ना कि कौन से कंसेप्ट से बेस पर वो पीवाईक्यू है। दूसरा एक और प्रॉब्लम मैं हाँ, सुनता एक हूँ तो काफी सारे स्टूडेंट से, एक और प्रॉब्लम कि सर पहले 2-3 सब्जेक्ट्स तो हम जब आते हैं, ज्वाइन करते हैं तो लोड कम होता है। ओके, और टाइम भी कम चलती है क्लासेस शुरू में। बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब 5 या 6 सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो हम पिछले वाले सब्जेक्ट भूलने लग जाते हैं। ये शायद प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी, या बाकी आपने देखा मेरे होगा। साथ भी। इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉर्ट आउट करा, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जब 5-6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आता है कि नया पढूं या पुराना कंप्लीट करूं। ये कैसे करते थे? मैंने दूसरे टाइम पे ये किया था। पहले टाइम पे तो मैं भी खुद नहीं कर पाया था ये चीज जो आप ओके। बता रहे हो। ओके। दूसरे टाइम पे मैंने क्या किया था मालूम है सर, कि मैंने स्लॉट वाइज डिवाइड या सेक्शन वाइज डिवाइड किया था सब्जेक्ट्स को। जैसे मतलब गेट का सिलेबस है, फ्लूइड एंड थर्मल को एक सेक्शन मान लिया, डिजाइन करेक्ट। वाले को, और तीसरा सेक्शन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। ओके, ओके मतलब फाइन। मुझे पता है कि ये तीन सेक्शन और चौथा सब्जेक्ट मतलब चौथा मैथ्स, सेक्शन है मैथ्स एंड मैथ। एप्टीट्यूड। करेक्ट। ओके, तो मैथ एंड एप्टीट्यूड इज अ गेम चेंजर, जो कि आप भी बोलते हो कि उसका दोनों मिला के 28 मार्क्स है। 28 मार्क्स। तो मतलब आपकी मतलब रैंक बहुत अच्छा भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिगाड़ दो ओके। सर। हाँ, तो ये मतलब तीन चार टोटल चार सेक्शन किए थे मैंने। मतलब मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए 24 मार्क के मतलब ऑन एन एवरेज ही आने वाला है फ्लूइड एंड थर्मल से। करेक्ट। डिजाइन से भी 24 के आसपास ही आने वाला है, और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के लिए भी उससे ही आने वाला। तो मैं दिन में मेरे 4 स्लॉट बना देता था। ओके। ओके। हाँ, तो मतलब ये बाद में जो मतलब एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले चार ठीक। स्लॉट बना लेता था। और उससे एक मतलब मॉर्निंग वाले स्लॉट में एक सब्जेक्ट जो भी मतलब उस टाइम पे मैं डिजाइन प्रेफर करता था कि वो थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा मतलब डिफिकल्ट या टाइप मान सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन फेज में सबको फ्लूइड एंड थर्मल थोड़ा सा अच्छा लगता है, डिजाइन थोड़ा नहीं लगता है। तो मैं पहले डिजाइन लेता था उसके मतलब एक मतलब डिजाइन में कैसे जो भी सब्जेक्ट है उसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे, वैसे सारे सब्जेक्ट मतलब स्लॉट वाइज सुबह दोपहर में 5 बजे के बाद और रात को, ये चार तो स्लॉट। आपने गेट के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करा, एक थर्मल, एक डिजाइन, एक प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल और एक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। और डेली ही आप चारों रिवीजन करते थे स्लॉट वाइज के अंदर। हाँ, मतलब अब स्टार्टिंग में तो नहीं, हाँ, लेकिन जो गेट के सेकंड। पहले। ओके। सेकंड चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा, आप रिवीजन करते कैसे थे? आपने रिवीजन क्या क्लास नोट्स के थ्रू स्टार्ट करते थे, या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके करते थे, या टेस्ट पेपर्स को करके करते थे, कैसे करते थे? जो भी नोट्स है हम वो तो प्रेफर करते हैं, लेकिन वो बार अच्छा। बार करने से थोड़ा बोर हो जाता है। तो ठीक है। इसके लिए मतलब आप क्या कर सकते हो कि पहले क्वेश्चन से करो। अगर कहीं हम्म। मतलब लैग हो रहे हो, मतलब मैंने जैसे मतलब गेट के पीवाईक्यू ले लिए, तो हम्म। 25-30 पीवाईक्यू मतलब बैक टू बैक सॉल्व करना है। उसमें से कोई भी मतलब कितने भी आ जाए कितने भी ना आ जाए, उसको सॉल्व करेक्ट। करने के बाद उसको बाद में देखना है, मतलब टाइमर लगा के या जो भी बोल सकते हो। ओके। और उसके साथ अगर वही वहां कहीं लैग हो जा रहा हो तो मैं नोट्स प्रेफर कर लेता था। लेकिन मतलब यही है ना कि गेट न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करता है, तो न्यूमेरिकल। आपको यही करना है। ओके। ओके, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद एक क्लास में भी टेस्ट होता है, ठीक है? हाँ, बराबर। और फिर आपका मेडिजी की वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट रहते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने। तो ये आपने कब से देना स्टार्ट करा? मतलब अगर कोई बच्चा 2027 में गेट दे रहा है, ओके, और जो कि ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि 26 और 27 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही स्टूडेंट देखेंगे, तो एक और ये डाउट रहता है कि हम अपनी एक्चुअल टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करें सीरियसली देना गेट तो एग्जाम्स को, अगर हमें क्रैक करना है टॉप रैंक के साथ? जैसे मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ तो क्या मतलब सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद 1-2 दिन में ही लग जाता है क्लास, मतलब करेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टेस्ट वो होता तो है। देना ही है। मेरे साथ एक अच्छी चीज है कि मैं मार्क्स को देखता ही नहीं था, जैसे आप हम्म। बोलते हो ना सर हम्म। कि आ जाए कोई कितने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, देना है हम्म। बस, कि मतलब मैं समझ में आ जाए जो भी है वो देता था। और उसको बाद में भी मतलब जो मतलब सॉल्यूशंस वगैरह आते थे, अगर कोई मतलब रह गया तो उससे ही मैं कर लेता था। उससे कोई। एक तो मतलब सब्जेक्ट वाइज तो क्लास चलते समय ही कर लेना है, ठीक है। लेकिन बाद में तुम मोर मतलब, और ये भी जरूरी नहीं है मतलब मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना तो है, लेकिन उसके ऊपर ना तुम मतलब ये ना मान हो जाए। मतलब मेरे अगर मेरे बारे में बताऊं मैं, तो मेरे मैक्सिमम 48 मार्क्स आए थे टेस्ट सीरीज में मैक्स, जो भी मैंने बस। 10 12 दिए थे तो बस 48। उसके हम्म। उस मतलब हाँ सर, आपके सेशन में ही सुना था कि ठीक है वो जस्ट मतलब एक आप
आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ही देना करेक्ट है टेस्ट, करेक्ट उसके करेक्ट। ऊपर में। लेकिन एट द एंड गेट मतलब 25 में तो 76 मार्क्स आ गए। 76 तो है। हाँ वही। 76। हाँ तो वेरी मतलब गुड। 48 के ऊपर मेरे कभी नहीं आए मार्क्स। तो टेस्ट मतलब सीरीज मतलब वही बात सच हुई कि टेस्ट सीरीज हम एनालिसिस करने के लिए देते हैं, ये टेंशन लेने के लिए नहीं देते हैं। हाँ इनफैक्ट वही। मेरे हिसाब से मैं बार बार यही बोलता हूँ कि यू शुड बी हैप्पी कि आपको पेपर में जाने से पहले वो क्वेश्चंस मिल गए जो आपको आते नहीं थे। अगर आपको ये पेपर्स में मिलते तो आपका एक साल खराब हो जाता। ये आपको टेस्ट में मिल गए, बट काफी सारे स्टूडेंट्स पता नहीं सीरियसली लेते नहीं है टेस्ट को। बट टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके लास्ट में मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई आपकी कोई थ्योरी, कोई सजेशन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पिछले एक साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं पर उनका अच्छे से सिलेक्शन नहीं हो पाया है या अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए लास्ट में कोई सजेशन है आपके लिए, आपकी तरफ से? मतलब जो भी हम डिसाइड करते हैं वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि होता ही है सब, लेकिन ट्राई करना है कि हमें मतलब जो हम मतलब प्लानिंग्स बनाते हैं वो प्लान करके वगैरह ये करना है। और मुझे तो मतलब अगर कहीं मतलब जैसे मैं मेंस बैच में था उस ओके, टाइम पे, ऐसा मेन सोच। वो मतलब मेरे को थोड़ा घूमने का शौक है। तो मैं क्या करता था, तब दिल्ली इलेक्शन लगे थे, ओके। तो मैंने 2 दिन की छुट्टी लगी थी तो मैं वो कैची धाम मतलब जाके आया था, नीम करौली नीम बाबा करोली जाके। बाबा। मतलब मेरे लिए वो ब्रेक है या थेरेपी टाइप है। तो अगर आपके लिए भी ऐसा कुछ है, कोई भी हो सकता है चीज, तो वो भी थोड़ा सा मतलब आप मतलब ये कर सकते हो। और उससे आपका माइंड ही फ्रेश हो जाएगा और आपको मतलब हेल्पफुल है आपकी स्टडी के लिए भी, और हेल्थ तो पे भी थोड़ा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गॉड की तो आपके साथ रहती ही है शक्ति, डेफिनेटली। बट हाँ डेफिनेटली अगर आप किसी, इट डज नॉट मीन दैट कि अगर आप अपनी थोड़ी हॉबीज के अंदर टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट यू हैव टू बी मेंटेन योर टाइम। तो सपोज हाँ आपको हर वीक में अगर 2 या 3 घंटे कहीं पे अपनी हॉबीज के अंदर बिताने हैं, आपको स्पेंड करना है टाइम, तो वो 2-3 घंटे आप अपने 6 दिन के अंदर कवर करिए, आधे आधे घंटे इंक्रीज करिए। सो इट डज नॉट मीन कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कोई जोइल में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अपने आप को, दिमाग को रिफ्रेश भी करना है। ओके, एंड इफ यू आर बिलीविंग इन द गॉड, दैट इज अ गुड और थिंग। मतलब लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो आप, मतलब करेक्ट। वो बहुत जरूरी है। और एक मतलब मैंने थोड़ा सा ये किया है कि मतलब स्टार्टिंग में तो हम मतलब क्लास टाइम पे तो करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन लास्ट में सिलेक्टिव होना है, ये भी जरूरी करेक्ट है। करेक्ट। गेट रिलेटेड जैसे मतलब कोई भी एग्जाम है, अगर कोई ईएससी का कर रहा है तो ईएससी रिलेवेंट भी मतलब उस स्पेसिफिक हो जाना चाहिए लास्ट में। जैसे मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कुछ भी हो जाए, जैसे मटेरियल साइंस वो 2 या 3 मार्क आता है, मतलब मैक्स टू मैक्स। तो उससे बेस्ड ऑन द अच्छा वेटेज, बेसिकली आपको ज्यादा टाइम देना है लास्ट के 1 मंथ में। वो लास्ट में दे देते हैं। लास्ट। करेक्ट हाँ करेक्ट। सो आई विश, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर यूजफुल इंफॉर्मेशन। आई विश कि इससे कुछ और लोग मोटिवेट हों और उनका भी सिलेक्शन हो। और नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट ईयर टॉपर टॉक करें तो उसमें आपका रेफरेंस दिया जाए कि इनकी वजह से हमारा मोटिवेशन हुआ और हमारा सिलेक्शन हुआ। एंड आई विश कि आप शायद ईएस की तैयारी करें, कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए मेरी तरफ से। एंड हाँ ट्राई करिए फॉर द सिविल सर्विसेज ऑल्सो एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो। बस एक बार बैरियर तोड़ना होता है, जो आपने बैरियर तोड़ दिया है। क्योंकि एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको सब चीजें क्लियर हो जाती है कि इट इज नॉट दैट मच टफ जितना हम सोच रहे हैं। ये नेगेटिविटी जब तक रहती है जब हम, हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं होता। इसीलिए मेरा कहना बार बार होता है, काफी सारे स्टूडेंट जब पूछते हैं कि हमारा एसएससी है या आरआरबी जेई है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपका जो भी एग्जाम निकल रहा है पहले आप एक एग्जाम निकालिए, क्रैक करिए, वहां जाइए। आपका एकदम से माइंड फ्रेम चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स टॉप साइड। ठीक है, तो अगर कई बार आपके हाई लेवल के एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं कहीं पे भी ना जाऊं और मैं छोड़ दूं सारी तैयारी, नहीं। ठीक है, तो एंड वन मोर थिंग, एंड गिव योर बेस्ट 100%, जो आपने सौरभ से भी सुना। एंड लीव रेस्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड। ओके, दे विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत अच्छा लगा मिलके एंड बात करके। एंड आई होप आपको भी बहुत बहुत सारी बधाई हो, और फ्यूचर के लिए भी बधाई हो इन एडवांस कि आपका सिलेक्शन हो इंजीनियरिंग सर्विसेज और एएस। ओके, ओके थैंक यू सो थैंक मच। यू।